जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 40। आज के लेक्चर में हम जो एंगेजमेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्टडी करने जा रहे हैं वो है ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिव्यू एंगेजमेंट्स के बारे में। रिव्यू एंगेजमेंट्स दो तरह की थी, एक इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की स्टैट्यूटरी रिव्यू और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी रिव्यू IS RE 2400। और IS मैंने आपसे बोला था कि जो पास पेपर की एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए IS RE 2410 का नॉलेज काफ़ी है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, नेचर ऑफ प्रोसीजर है, वो दोनों तरह की स्टैंडर्ड्स में सिमिलर हैं, क्योंकि लेवल ऑफ सेम है ना दोनों का। लेकिन IS RE 2400 एक कंप्लीट टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, और जो भी स्टैंडर्ड किसी कंप्लीट एंगेजमेंट को कवर कर रहा होता है ना, तो असूल ये होता है कि वो एक्सेप्टेंस से लेके रिपोर्टिंग तक के सारे स्टेप्स और उनके में जो जितने भी फेसेस हैं उन सबको वन बाय वन डिस्कस करता है। इसीलिए ऑडिट एंगेजमेंट में आपने जो कंसेप्ट्स डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में स्टडी किए थे, वो रिव्यू एंगेजमेंट IS RE 2400 में आपको सारे स्टेप्स एक ही स्टैंडर्ड में डिस्कस होते नजर आएंगे। तो ये इसको यूं समझिए एक तरह से आपकी क्विक रिवीजन थी। आपको रीड करने के लिए मैंने बोला था, रीडिंग की आपने, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको समझ में ना आया हो, आपके लिए नया हो, तो पूछ लीजिए। है क्या? अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल में वो ये बता रहा है कि अगर पार्टनर के इल्म में आए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर पहले पता चलती तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना किया जाता, तो एंगेजमेंट पार्टनर वो इंफॉर्मेशन फर्म को बताएगा। जैसे आपको पता है किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। उन एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करने में एक प्रोसीजर होता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना है। अगर हमने एक्सेप्टेंस स्टेज पे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट किया, हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली, हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा अच्छे आदमी लगते हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके बाद ड्यूरिंग रिव्यू ये पता चला कि कोई डायरेक्टर है वो पास किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इंटेग्रिटी में डाउट क्रिएट हो गया। अगर ये पहले पता होता है एक्सेप्टेंस स्टेज पे कि आप ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं जिसके डायरेक्टर्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, नहीं करते। अब एक्सेप्टेंस के बाद पता चला, क्वेश्चन यह है कि अब क्या करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता चली, वो अपनी फर्म के जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको बताएं, या फर्म में समटाइम एक होता है मैनेजिंग पार्टनर जो सारे एंगेजमेंट्स को ओवरसी कर रहा होता है, उसको बताए और उससे बोले कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अगर हमें पहले पता चलती तो हम इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करते, अब डिसाइड करें अब क्या करना है। तो हम डिसाइड करते हैं कि फिर उस सिचुएशन में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में उसने सिर्फ पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी बताई है कि उसने क्या करना है। जो फर्म की रिस्पांसिबिलिटी है ना, वो ISQM में उसने बताई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट में, कि फर्म ने क्या करना है। वहां पे वो बताता है कि फर्म फिर एवेल्युएट करेगी, डिसाइड करेगी कि एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। हो सकता है दूसरे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करे और कहे सर ये वाला डायरेक्टर जो है फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फ्रॉडलेंट एक्ट में इन्वॉल्व है, ये जब तक डायरेक्टर्स की पोजीशन में बैठा है हमारे लिए ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा, इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल नहीं है, इसलिए इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दीजिए। अगर तो उस डायरेक्टर के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है, ठीक। अगर एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जाता तो हो सकता है फर्म डिसाइड करे कि हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो एक्सेप्टेंस से रेलेवेंट थी आपको स्टार्ट में पता नहीं चली, ड्यूरिंग ऑडिट पता चली, तो आपने फिर भी उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको कम्युनिकेट करना, पार्टनर्स आपस में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे आगे क्या करना। डन जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किस लिए परफॉर्म की जाती है, वहां पे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है रिव्यू एंगेजमेंट में। किस लिए की जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? ताकि पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो फिर क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने ही नहीं है इधर। तो जिस मकसद के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन की जाती है वो मकसद ही नहीं है, अगर हमारा वो काम ही नहीं करना, तो क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स ऑब्टेन करनी चाहिए? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे ऑब्टेन करना चाहिए कर ले, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। आज के टॉपिक की तरफ चले। आज का टॉपिक भी रिव्यू एंगेजमेंट ही की एक शक्ल है, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ शक्ल। इस टॉपिक के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको किसी स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। और इस टॉपिक को पढ़ते हुए अगर आपने इसे अकाउंटेंट के जहन से पढ़ा और समझने की कोशिश की, अकाउंटेंट बन के इसको पढ़ा, हरगिज समझ नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इस टॉपिक को जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटेंट बन के नहीं, ऑडिटर बन के नहीं पढ़ना। क्या बन के पढ़ना है? आपने बिजनेसमैन बन के इसको पढ़ना है, एडवाइजर, बिजनेस एडवाइजर बन के पढ़ना है। ठीक है क्या ये टॉपिक? ये टॉपिक है जी ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट। ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि रिव्यू करना। कब रिव्यू करना? बिफोर इन्वेस्टमेंट। कहीं पे आप मिलियंस की, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट कीजिए कोई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आप एक दूसरी फर्स्ट कीजिए अनलिस्टेड कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, तो जाहिर है वो गेम जो है वो करोड़ों अरबों की हो सकता है वो। तो क्या करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आया ये इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होगी कि नहीं होगी, और अगर फायदेमंद साबित होगी तो हमें क्या प्राइस पे करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस को एक्वायर करने से पहले उस बिजनेस का कंप्लीट स्कैन करना और ये वैल्यूएट करना कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए, इस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए तो किस प्राइस में बाय करना चाहिए, यह है ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट।
तो देखते हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले ये एक टाइप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट है। क्यों इसे रिव्यू एंगेजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पूरे बिजनेस का रिव्यू किया जाता है। लेकिन याद रखें वो रिव्यू अकाउंटेंट या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता, क्योंकि जो एक टिपिकल ऑडिट एंगेजमेंट है ना या अकाउंटिंग असाइनमेंट्स होती हैं वो फोकस कर रही होती है नंबर 1 सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल के ऊपर नहीं। और दूसरा वो सिर्फ पास्ट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पर फोकस कर रहे होते हैं। जबकि ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट में आपने चूंकि डिसाइड करना है कि हमें ये बिजनेस एक्वायर करना चाहिए कि नहीं, तो फर्ज कीजिए पूरी की आपके पास ऑप्शन है, पूरी कंपनी एक्वायर कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है, ग्रो कर रहा है, पोटेंशियल है उसमें, उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो उसकी बोली लगाने से पहले, प्राइस कोट करने से पहले आप वैल्यूएट करेंगे। वैल्यूएट क्या सिर्फ उसके फाइनेंशियल मैटर्स करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हैं कि नहीं, कि नॉन फाइनेंशियल चीजों के ऊपर भी फोकस करेंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बहुत से लीगल केसेस हैं, ठीक है, इनके कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, लोन किस किस से लिया है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया है, ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे। यानी इन शॉर्ट आपने ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट में किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे अहम चीज है, सबसे अहम रूल है, ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए आपने बिजनेसमैन बन के सोचना है जो एक बड़ी कंपनी को या बड़े बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है। एक्वायर करने से पहले कौन कौन से मैटर कंसीडर करेगा और उन मैटर्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये है हमारा आज का टारगेट। आज हमने ये सीखना है। कह रहा है ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट क्या है? ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट इज डिटेल रिव्यू एंड एनालिसिस कैरिड आउट बिफोर ए मर्जर, टेक ओवर और इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी बिजनेस के साथ मर्जर करने से पहले, उसे एक्वायर करने से पहले, टेक ओवर करने से पहले उसका रिव्यू करना, पूरे बिजनेस का कंप्लीट विद, सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट का नहीं, कंप्लीट बिजनेस का रिव्यू करना, यह कहलाता है ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट। इसमें जब कि ICAP केस स्टडी करेगा वो आपको ये बताएगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। उस बिजनेस जो टारगेट बिजनेस है ना, टारगेट बिजनेस जिसको एक्वायरर कंपनी एक्वायर करने जा रही है, क्वेश्चन के अंदर गैस कीजिए, एक्वायरर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि टारगेट कंपनी टारगेट बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? टारगेट बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। डिसीजन तो उसका करना है कि इस काबिल है कि नहीं इसको खरीदा जाए। अच्छा फिर बताइए, टारगेट बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा, क्या वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी कि उसमें ऑपरेशनल मैटर भी डिस्कस हो रहे होंगे, उसमें लीगल मैटर्स भी डिस्कस हो रहे होंगे? बताइए, टोटल हर तरह के इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट बन के सोचेंगे ना, तो आप क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पिक करके एनालिसिस कर रहे होंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हालांकि रेलिवेंट है, वो भी ठीक एनालिसिस है, लेकिन वो लिमिटेड एनालिसिस होगा। आप अदर आइटम्स जिनका एनालिसिस करना चाहिए उनको आप इग्नोर कर देंगे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आपको पता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, IFRS ये कहते हैं, ऐसा ही है। हम एक बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं, पता चला उन्होंने हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, लेकिन वो इंटरनली जनरेटेड है फॉर एग्जांपल, और वो इसको उन्होंने जो अपना ब्रांड रिकॉग्निशन डेवलप की है, मार्केट में काफी अरसे से हैं, वो उसको इनटेंजिबल एसेट को कोई रिसर्च है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनके पास फंड्स नहीं है, इसलिए उस रिसर्च को उन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया। या मार्केट में उनका ब्रांड नेम जरूर मौजूद है, लेकिन चूंकि इंटरनली जनरेटेड है उसको उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब ड्यू डिलिजेंस में आप इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, बताइए जब लिस्ट ऑफ एसेट्स बनेगी, क्या उसमें ये इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल है या ब्रांड है इसको एसेट के तौर पे इंक्लूड करेंगे कि ये एसेट भी हमारे पास आ रहा है? बिल्कुल। अगर अकाउंटेंट बन के सोचेंगे आप कहेंगे ये तो इंटरनली जनरेटेड है, इसको तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन बन के सोचे क्या इस चीज का आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने जा रहा है? बिल्कुल बेनिफिट होगा। इसी तरह अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन जो टारगेट कंपनी है उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि वो इसको कंप्लीट कर सके, उन्होंने दरमियान में ही इसको छोड़ दिया और अब बिजनेस को बेचने लगे। अब वो तो चूंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे वो अपने पास बैलेंस शीट में। लेकिन क्या हम जब ऐसे बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो इस तरह के एसेट्स जो उसने रिकॉर्ड नहीं किए उनको हम अपनी लिस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड करेंगे कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? क्योंकि हमारे पास तो सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद है, हम उनकी जो 70% के करीब रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, हो सकता है उसको मजीद इन्वेस्ट करके 100% पे ले जाए और पूरे 100 का फायदा उठाए। तो इसीलिए अकाउंटेंट का एनालिसिस डिफरेंट होगा, बिजनेसमैन का एनालिसिस डिफरेंट होगा। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एक ही रिस्क है आपसे कि ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट का क्वेश्चन करते हुए आप कहीं सिर्फ अकाउंटेंट बन के ना सोचें। सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनना, यानी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो क्वेश्चन में डिस्कस किए होंगे उनको भी कंसीडर करना है, और सिर्फ पास्ट नहीं फ्यूचर के बारे में भी कंसीडर करना है। पास्ट में तो हो सकता है लेटेस्ट ईयर में बड़ा हैवी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो प्रॉफिट फ्यूचर में भी होगा, क्या वो सस्टेनेबल प्रॉफिट है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से हो गया हो? बी क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्राइमरी एम क्या है ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट का? टू असेस द टारगेट कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। टारगेट कंपनी कौन सी कंपनी है जिसको एक्वायर करने जा रहे हैं? मकसद क्या है उसकी? फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना, यानी एसेट्स कितने हैं फाइनेंशियल, ऑपरेशंस को एनालाइज करना, एंड पोटेंशियल रिस्क, और जो उस जितने भी रिस्क फेस कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जाहिर है कोई बंदा चीज बेच रहा है, आपका ख्याल है कि वो अच्छी भली चीज को बेच रहा होगा? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी जिसकी वजह से वो उसको बेचने में मजबूर है। तो हमने ये वैल्यूएट करना है कि क्या उसकी जो प्रॉब्लम है वो है कौन सी, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या हम उसको मैनेज करने के काबिल है कि नहीं। ठीक है, और ये आपको खुद वैल्यूएट करना होगा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं।
अच्छा, अक्सर मसाइल जो प्रॉब्लम्स या रिस्क होते हैं या इश्यूज होते हैं ना, वो चाहे ऑपरेशनल इश्यूज हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे मार्केटिंग के इशू हो, चाहे लीगल इश्यूज हो, कोई भी क्वेश्चन के अंदर उनका जिक्र होता है। लेकिन अगर कभी आपको लगे, कभी लगे कि क्वेश्चन मैंने सारा पढ़ लिया, सारे फैक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो डिस्कस किए, अभी फैक्टर्स कुछ कम हैं, तो ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट के हवाले से जो जनरल प्रोसीजर्स हों उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे वो एग्जांपल दे रहा है ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट। क्या कह रहा है? कंपनी ए वांट्स टू बाय कंपनी बी, ड्यू डिलीजेंस इज लाइक डूइंग ए बैकग्राउंड चेक ऑन कंपनी बी टू इंश्योर इट इज ए गुड डील। ये ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर लें और बाद में हमें पता चले इससे तो हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। डन? याद रखिए, ड्यू डिलीजेंस दो धारी तलवार है। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन आती है ना कि किसी बिजनेस को एक्वायर करना है, ठीक है, तो आपने ऐसा भी नहीं कि वो बिजनेस जो है वो गुड डील ना हो और आप उसको बाय कर लें या हाई प्राइस पे बाय कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अच्छी डील है और आप उसको रिजेक्ट कर दें। यानी ना तो ओवर प्राइसिंग होनी चाहिए और ना ही अंडर प्राइसिंग। ठीक है, ये वैल्यूएशन करना है। अच्छी, अगर टारगेट कंपनी अच्छी है, हाथ से जानी नहीं चाहिए, और अगर बुरी है उसको एक्वायर नहीं करना हमने। ये आपको कैसे पता चलेगा गुड डील है या नहीं? टारगेट कंपनी गुड डील है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट से। और अगर गुड डील है तो इसकी राइट प्राइस क्या है कैसे पता चलेगा? ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट से। ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट का काम ये कहता है, दो ही काम है ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट के, दो ही काम करने हैं आपने। क्या काम करने हैं? पहली चीज, इज इट ए गुड डील? डिसाइड करना है आपको। जिस पार्टी ने एंगेज किया है, जिस सेठ साहब ने आपको बोला है कि ये कंपनी हम खरीदने जा रहे हैं, जरा बताइए खरीदना चाहिए कि नहीं। आपने क्या डिसाइड करना है फिर ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट से, क्या ये गुड डील है? और अगर गुड डील है तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? क्या प्राइस राइट है? एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस में होती है जिसे कहते हैं शेयर वैल्यूएशन। कभी आपने की या सुनी शेयर वैल्यूएशन? जिसमें किसी कंपनी को जिसको एक्वायर करना हो उसके शेयर्स की वैल्यू डिटरमिन असेस की जाती है कितनी है, और उस वैल्यू पे डील होती है। लेकिन शेयर वैल्यूएशन में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें अमूमी तौर पे सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो शेयर वैल्यूएशन, ड्यू डिलीजेंस में शेयर वैल्यूएशन होनी जरूर चाहिए, लेकिन वो एक हमें समझ लीजिए कि एक रफ गैस या रफ एस्टिमेट देगा कि हमारे ये जो शेयर्स है इसकी प्राइस क्या होगी। हमें ड्यू डिलीजेंस में अदर, ठीक है, आपको ऑफर मिली भाईजान, अनारकली में घर है, खरीद लो। क्या सिर्फ प्राइस निगोशिएट करेंगे कि जाके घर देखेंगे भी, मोहल्ला भी देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे बताएं? शोर है नहीं है, शाबाश। करीब कोई स्कूल तो नहीं है, ढोल बाजे वाले तो नहीं है, शाबाश। और बाजार खुला है कि नहीं? और भाई घर के अंदर भी देख लो, बाहर ही देख रहे हो। स्ट्रक्चर, गैस, हाँ, पानी बिजली गैस कनेक्शन है कि नहीं? स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, कितना पुराना है घर? ठीक है, बुनियादें कितनी मजबूत हैं? ये सारी वैल्यूएशन करेंगे। बिल्कुल। गाड़ी खरीदनी है, उसमें भी वैल्यूएशन करेंगे। क्या, कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, कितना चली है, माइलेज कितनी है, पेट्रोल कितना खाती है, ठीक है, ये सारी चीजें, इंजन कैसा है, ये सारी चीजें वैल्यूएट करेंगे। हालांकि कंपैरेटिवली ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना गाड़ी में, या इवन जो घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम है बनिस्बत उस वैल्यू के जो आप बिजनेस जब बाय करेंगे तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या बिजनेस को भी बाय करने से पहले सारी चीजें उसका कंप्लीट स्कैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब आपको वो वन वन बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आपने जब ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करनी है तो कौन कौन सी आइटम्स को इन्वेस्टिगेट करना है, कंसीडर करना है। सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले सबसे अहम, नो डाउट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन सबसे अहम है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल्स को कंसीडर करके आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर ले। पहले फाइनेंशियल को कंसीडर करेंगे, क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस वाला करके आप इवैल्यूएट करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इससे क्या पता चलेगा कि क्या पास्ट में जो इनकम या एक्सपेंसेस का एनालिसिस है वो प्लॉजिबल तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं इसमें कोई एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। नेक्स्ट, फॉरकास्ट देखेंगे, फ्यूचर के फॉरकास्ट क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें बेचने के लिए फ्यूचर के फॉरकास्ट वेरी ऑप्टिमिस्ट अजम्पशन की बेस में अप्लाई किए गए हों। अगर ऐसा है तो हम उसे रियलिस्टिक अजम्पशंस पे लेके आएंगे। क्या बिजनेस बाय करने से पहले उसके फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल। यहां पे आपका मकसद याद रखें, ये नहीं होगा कि जो पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ठीक है कि नहीं, किसी हद तक रिलायबल होनी चाहिए, लेकिन असल मकसद आपका क्या होगा कि जितना भी लास्ट प्रॉफिट है फ्यूचर में वो प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि असल में तो जो आपको बेनिफिट मिलना है वो फ्यूचर में मिलना है। ठीक है, तो जाहिर आपको लग रहा होगा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, उसने अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करना है ये प्रोसीजर बताना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर नहीं, ऑडिट प्रोसीजर जरूर है, रिव्यू प्रोसीजर जरूर हो सकते हैं कि जो गिवन फाइनेंशियल है उनको वेरीफाई कैसे करना है, लेकिन ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर नहीं है। ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर क्या है? वैल्यूएट करना कि इस फिगर्स की बेस पे फ्यूचर क्या होगा, फॉरकास्ट क्या होंगे, प्रॉफिट सस्टेनेबल है, एक्सपेंसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ असेस करेंगे कि क्या ग्रोथ जो है ये लॉन्ग टर्म में भी मेंटेन की जा सकती है, किसी शॉर्ट टर्म रीजन की वजह से तो नहीं है। ठीक? आपके पास ऑप्शन है भैया, ओपन एआई को बाय कर सकते हैं, आप बाय कर लेंगे,
और फर्स्ट करें आपको कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कह रहा है भाई तो कर लोगे लेकिन मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। जो कोर टीम है उनकी, जो रिसर्चर्स हैं, अगर वो कहें भाईजान हम आगे मजीद नहीं चलेंगे, अब बाय करेंगे, क्या सिर्फ इस एक इन्फॉर्मेशन का कि जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं, की मैनेजमेंट है, वो फ्यूचर में इस कंपनी के साथ नहीं चलेगी, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी वैल्यूएशन, इसकी ड्यू डिलिजेंस पे फर्क पड़ा? तो हमें क्या सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉइज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए? वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं एक्विजिशन के बाद? ऑपरेशनल इश्यूज क्या है? कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखेंगे। किस लिए भाई? ये देखने के लिए कि कस्टमर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन क्या एग्री की गई है, इनको कोई वारंटी गारंटी वगैरह प्रोवाइड की गई है जो हमने आगे कंटिन्यू करने हैं। खास तौर पे एम्प्लॉई जो होते हैं हमारे वर्कर्स, उनके साथ, और दूसरे नंबर पे कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनको इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि इन ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स को कंप्लीट करना आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है एक्विजिशन के बाद आपको कुछ वर्कर की जरूरत ना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ परमानेंट एम्प्लॉइज है, आप उनको आसानी से नहीं निकाल सकते, आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको भी वैल्यूएट करना हो। अगर आपको पता चले कि कोई कंपीटिटर है, उसने कोई डिस्काउंट ऑफर्स करके आपके कुछ मेजर कस्टमर्स जो अपनी तरफ खींच लिए हैं, तो उस सूरत में जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ, और जो कस्टमर छोड़ के गए हैं, उनके एग्रीमेंट्स को भी आपको स्टडी करना चाहिए कि हम उनको किस प्राइस के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे कंपीटिटर ने उसे क्या ऑफर किया इंसेंटिव, क्या हम वो इंसेंटिव अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं ताकि वो रिटेन रहे। ठीक है, और कस्टमर्स का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि अगर जो हमारे कंपीटिटर्स है वो एग्रेसिव स्कीम जो मार्केटिंग लॉन्च की है उन्होंने, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ एक दो कस्टमर्स हमसे तोड़ के नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं इनमें भी रिस्क है कि वो भी मूव कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे। तो हमें देखना चाहिए कि किस कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, उसको रिटेन करने की कोशिश करना है। लेंडर एग्रीमेंट स्टडी करने हैं, लोन लिया है कि नहीं, लोन लिया है तो किस कंपनी से, किस बैंक से लिया है लोन। अच्छा बताइए, जो लोन एग्रीमेंट है ये ड्यू डिलीजेंस में या एक्विजिशन ऑफ कंपनी में हमारे किस काम आ सकते हैं? इसमें क्या देखना पड़ेगा? पीरियड देखेंगे हम। क्या लोन एग्रीमेंट ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट में क्यों रेलिवेंट है स्टडी करना? टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या खास बात हो सकती है? रीपेमेंट नहीं, कि क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग ओनर इस लोन एग्रीमेंट की मौजूदगी में इस काबिल है कि बिजनेस हमें बेच सके। वरना तो मुमकिन तौर पे जिसे लोन लिया होता है ना, वो कंडीशन इंपोज करता है कि भाई मेरी इजाजत के बगैर एक एसेट भी नहीं बेचना, पूरा बिजनेस तो दूर की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लोन एग्रीमेंट में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो कि वो नहीं बेच सकते, तो फिर हमें उन बैंकर से एनओसी लेना पड़ेगा खरीदने से पहले। गारंटी एंड वारंटी कस्टमर्स की क्या है, किन कस्टमर्स को क्या गारंटी वारंटी प्रोवाइड की जा रही है, हमें उनको भी अपनी लिस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्लूड करना है। ये जो ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट होती है ना, इसमें जो भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट कर रहा होता है, वो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, पहले टारगेट कंपनी को विजिट करते हैं, पूरा उनके ऑपरेशन को स्कैन करते हैं और उसमें लिस्ट बनाते हैं जितने भी एसेट हैं वहां पे, और फिर जितनी भी लायबिलिटीज हैं, और जो एसेट्स नेट जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो अमाउंट कहते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका निगोशिएशन करने के लिए। इस अमाउंट से ज्यादा प्राइस आपको पे नहीं करनी चाहिए। और हमारे लिए एक अहम चीज ये भी होती है कि जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं वो कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा अगर अनरिकॉर्डेड अनरिकॉग्नाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, इसका मतलब है आपकी जो एंगेजमेंट है ड्यू डिलिजेंस वैल्यूएशन वो सही नहीं होगी। नेक्स्ट, की एम्प्लॉइज असेस कॉन्ट्रैक्ट विद की एम्प्लॉइज टू इंश्योर टैलेंट रिटेंशन। मतलब क्या एम्प्लॉइज को रिटेन कर सकेंगे? ऐसा तो नहीं उधर हमने एक्विजिशन की और उधर से की एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए जिनकी वजह से प्रॉफिट था। आईटी इंटीग्रेशन, देखिए जब एक्विजिशन होती है ना, कि ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, उसमें कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे एक फायदा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले वही ऑपरेशन जो दो जगहों पे थे, पहले दोनों कंपनी अलग अलग थी ना, उनके दो अकाउंट्स डिपार्टमेंट थे, दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट थे, दो लीगल डिपार्टमेंट थे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट थे। अब जब एक्विजिशन कर ली, मिलकर एक कंपनी बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फायदा भी होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्या कि जब दोनों कंपनीज मर्ज होंगी तो बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे होंगे जो रिडंडेंट होंगे, सरप्लस होंगे, उनको फायर करना होगा, निकालना होगा, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन पेमेंट देनी होगी उनको। बहुत से एसेट्स ऐसे होंगे जो सरप्लस हो जाएंगे, उनको इंपेयर्ड करना होगा, उनको हो सकता है डिस्पोज करना हो। क्योंकि पहले तो दोनों कंपनीज के एक सीएफओ सीईओ था टोटल 2। अब जब इकट्ठे हो जाएंगे मर्जर के बाद, तो मर्जर के बाद क्या 2 सीएफओ होंगे, मर्ज कंपनी के 2 सीईओ होंगे, तो एक ही होगा, तो एक को तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफिस क्या हो सकता है कि ऑफिस एक ही मेन हेड ऑफिस हो, दूसरे को वो कहते हैं बिल्डिंग अब एक्स्ट्रा है, इसको डिस्पोज कर देना चाहिए, या अगर रेंट पे ली थी तो रेंट को खत्म कर देना चाहिए एग्रीमेंट को। तो जब आप एक्वायर करेंगे, कुछ आपकी चीजें इनकम को एक्सपेंस कर रही, इनकम को अफेक्ट कर रही होंगी, कुछ चीजें एक्सपेंस को अफेक्ट कर रही होंगी, कुछ एसेट्स को और कुछ लायबिलिटीज को। कंप्लीट एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन करना है। ऑपरेशनल इशू कंसीडर करने के बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेंगे। मैनेजमेंट से कहेंगे आप हमें बताइए कि क्या कोई टैक्स इश्यूज, टैक्स केसेस या लीगल केसेस तो नहीं चल रहे। खुद भी हमने वैल्यूएशन करनी है, लेकिन मैनेजमेंट से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और खास तौर पे ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटी जो अमूमी तौर पे कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करती,
जैसे IAS 37 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में टारगेट कंपनी ने कोई किसी प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, या इंटेंजिबल का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने वैल्यूएट करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ड्यू टू टेक ओवर, टेक ओवर की वजह से क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट होगा, ये मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया। टेक ओवर में कुछ फिर सेविंग होती है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर होती है, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेविंग है, इकट्ठे ऑपरेशन होंगे तो जाहिर है वो फिर कॉस्ट कम होगी। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं, उसने एग्जांपल्स दी हैं कि पास में किस तरीके से प्रैक्टिकली डिफरेंट कंपनीज जिन्होंने अदर कंपनीज को इंटरनेशनली एक्वायर किया है, तो एक्विजिशन जब की ड्यू डिलिजेंस, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर था जो कंसीडर किया उन्होंने, ठीक है। छोटी छोटी एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, इनको पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट में आपने एक छोटा सा ये टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस, इसको पढ़ना है, खासतौर पे ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट में किस किस इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना है। याद रखिए जब तक आप इसका 5 रुपए का क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, ट्रू नेचर ऑफ दिस एंगेजमेंट आपको समझ नहीं आएगी। 5 मिनट है, रीडिंग कीजिए, तब तक मैं इसका 5 रुपए का क्वेश्चन सेटअप करता हूँ, पास कीजिएगा जी। रीडिंग उम्मीद है आपने कर ली होगी। अब इसके 5 पेपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और असल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी ना, वो 5 पेपर से होगी, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैटर्स यू वुड फोकस ऑन इन योर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, आल्सो आइडेंटिफाई एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट यू वुड रिक्वायर ड्यूरिंग द रिव्यू। बताइए किस लफ्ज से पता चला कि ये ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन है, तो क्लियरली उसने वर्ड लिखा ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, लफ्ज रिव्यू उसने ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पता चला रिव्यू की कोई स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसमें हम रिव्यू नेचर के ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो कोई लिमिटेड एश्योरेंस या कंक्लूजन ड्रॉ करना नहीं होता, बल्कि एडवाइस करना होता है कि क्या बिजनेस को एक्वायर करना चाहिए या नहीं, और किस प्राइस पे करना चाहिए। इसमें वो आपसे ये डिसीजन नहीं करवाएगा कि बताओ ये जो बिजनेस में तुम्हें इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, और इसकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन नहीं करवाएगा। वो सिर्फ आपसे प्रोसीजर पूछेगा कि आप इस बिजनेस को एक्वायर करने से पहले कौन कौन से मैटर कंसीडर करेंगे, उन मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी। ठीक, स्टार्ट करेंगे, चलिए। कह रहे योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड, योर फर्म यानी सीए फर्म, इसका मतलब है ये असाइनमेंट सीए फर्म भी कर सकती है, ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट ड्यू डिलिजेंस। योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय ईगल कोरियर्स लिमिटेड टू प्रोवाइड ड्यू डिलिजेंस रिव्यू ऑन ए पोटेंशियल एक्विजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू डिलिजेंस किस पर्पस के लिए की जाती है, पोटेंशियल एक्विजिशन, किसी को एक्वायर करने जा रहे हैं। ये जो ECL है, ईगल कोरियर लिमिटेड, ये किसी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। ECL इज अ लीडिंग कोरियर सर्विस कंपनी हैविंग ए नेटवर्क ऑफ ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री। ECL हैज ए वास्ट फ्लीट ऑफ डिलीवरी वैन्स एंड मोटरसाइकिल। कोरियर कंपनी है, इसीलिए मोटरसाइकिल और वैन तो उसके पास होंगी ही। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा, आगे चल के एक जगह पे ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिए, एक्वायरिंग कंपनी के लिए है या टारगेट कंपनी की है? एक्वायरिंग कंपनी की है, टारगेट कंपनी का जिक्र ही नहीं है, एक्वायरिंग कंपनी की है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी डिलीवरी वैन और मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है। बाद में आपने मुझे बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्यों रेलेवेंट है एक्विजिशन के लिए। कह रहा है ECL इंटेंड्स टू यूज इट्स कोरियर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड एक्सपैंड इनटू फूड डिलीवरी बिजनेस बाय यूजिंग इट्स करंट फ्लीट ऑफ मोटरसाइकिल। कह रहा है भाई हम कोरियर का जो सामान है वो घर घर पहुंचाते हैं, हमें पूरे शहर के सारे सड़कें, गली मोहल्ले, सारे घर लोगों के किधर किधर हैं, सब रास्ते पता है। हम इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं एक और पर्पस के लिए। किस लिए? फूड डिलीवरी के लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? दोनों तरह के बिजनेस करने के लिए सेम नॉलेज चाहिए ना, फूड डिलीवरी करने के लिए भी और सामान पहुंचाने के लिए भी। कह रहा है however it would require bringing on board a vast number of restaurants and build its own online food ordering website of which they do not have any expertise and experience। कहता है लेकिन इस पर्पस के लिए 2 काम करने होंगे। क्या? बहुत से रेस्टोरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और फिर एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर दिए जा सके, फूड पांडा की तरह। यानी यूं समझ लीजिए द्रास.com वाले हैं, वो फूड पांडा बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, उसी तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं। क्या कहता है, फॉर दिस पर्पस ECL हैज आइडेंटिफाइड एन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिजनेस foodie.com फॉर एक्विजिशन। इस पर उन्होंने कहा जी हम क्या जगह जगह जाके रेस्टोरेंट वालों के साथ मिलेंगे, उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे या अपनी नए सिरे से ऑर्डरिंग वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा है, ऑलरेडी एक कंपनी जिसने ये काम किए हुए हैं, हम उस कंपनी को एक्वायर कर लें, रेडीमेड हमारे पास सारे रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर भी आ जाएंगे और इनके सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास आ जाएंगे, वेबसाइट भी बनी, मोस्ट प्रोबेबली इनकी वेबसाइट भी बनी होगी। आइडिया अच्छा है कि नहीं, ये बताइए। या आपके ख्याल में स्क्रैच से इन्हें रिसर्च करनी चाहिए और खुद जो है वो अपना बिजनेस में एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी चाहिए, जगह क्रिएट करनी चाहिए, रेस्टोरेंट के साथ एग्रीमेंट खुद से करने चाहिए स्क्रैच से। बताइए स्क्रैच से काम करे कि रेडीमेड काम ऑलरेडी जो बिजनेस एस्टैब्लिश है उसको बाय कर लें? क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? पैसा है तो रेडीमेड कर लें, बाय कर लें, मर्जर कर लें। आगे चलते हैं, देखते हैं उसने क्या किया। खैर उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसने फैसला ये किया मैं मर्जर करूंगा, एक्वायर करूंगा फॉर एक्विजिशन।
अब आगे इंफॉर्मेशन वो foodie.com के बारे में दे रहा है, FC के बारे में। FC इज ए पार्टनरशिप कंसर्न एंड वाज सेट अप बाय 3 कॉलेज फ्रेंड्स इन 2014। ये आपने अज्यूम करना है ये है 2018, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस साल का 2018 का, 4 साल पहले 3 कॉलेज स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने इस पार्ट को पार्टनरशिप कंसर्न को बनाया। इसका मतलब है ये कंसर्न कौन से पार्टनरशिप कंसर्न है, ठीक है। आपके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है रीड करने के लिए? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिनमें इनकी आपस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी होंगी, क्लासेस लिखी होंगी पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से और इनके आपस के इंटरनल सेटलमेंट के हवाले से। कह रहा है FCA received the best startup business award in 2015, यानी स्टार्टअप उनका बहुत ही अच्छा था, बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला। फाउंडर्स ऑफ FC had borrowed funds from 2 individual investors which are to be repaid in 10 years। अब ये बोरोइंग फंड्स को भी अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चला कि लोन लिया हुआ है, अब लेंडर भी एक रेलिवेंट स्टेक होल्डर है, हमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को भी वैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस एक्विजिशन में वो किस हद तक इन्वॉल्व होगा, और उसके लिए आपको पता है कि लोन एग्रीमेंट स्टडी करना है हमने। नेक्स्ट कह रहा है IIT रेस्टोरेंट रिलेशन, कस्टमर सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आर लेड बाय द पार्टनर्स। ये जो डिपार्टमेंट्स है IT रेस्टोरेंट रिलेशन, कस्टमर सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आर लेड बाय द पार्टनर्स। Being an online service business, the only major asset of FC are a fleet of motorcycle obtained on an operating lease of 5 years and computers। कह रहे इसके पास जो एसेट्स हैं वो कौन से हैं? मोटरसाइकिल्स हैं और क्या है? कंप्यूटर्स हैं। इससे इस पैराग्राफ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन काम की मिली। क्या? उसने आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया कि foodie.com में कुछ डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स कौन ऑपरेट कर रहे हैं? पार्टनर कर रहे हैं। बताइए क्या वो डिपार्टमेंट्स क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं या रूटीन नेचर के? कोई भी ऑपरेट कर सकता है, क्रिटिकल नेचर के, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कीजिए कि ये सिस्टम ऐसा जो कम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको यही पार्टनर रन कर सकते हैं, अगर ये आपको सिस्टम बेचने को तैयार हैं लेकिन खुद कह रहे हैं हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम आपके किसी काम का होगा? नहीं होगा। हमें फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर, हमें देखना भाईजान आप भी या तो हमारे साथ सर्विसेज कंटिन्यू करें आप, या हमारे साथ कमिटमेंट करें कि आप एक बैकअप क्रिएट करेंगे और हमारे एम्प्लॉइज को इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इन्फॉर्मेशन आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट पार्ट, और फिर इसके पास मोटरसाइकिल्स भी हैं। मोटरसाइकिल्स होने में क्या मसला है? लीज पे मोटरसाइकिल है, ये मसला है। ऑपरेटिंग लीज ऑलरेडी उसके पास अपनी मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये मोटरसाइकिल सरप्लस होंगी। क्या करे? बेच दे? बेच तो नहीं सकता, क्यों? लीज पे है। क्या करे? लीज टर्मिनेट कर दे। ओनरशिप ट्रांसफर तो नहीं हो सकती लीज पे। हाँ तो नहीं होती ना, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, नहीं होती ओनरशिप ट्रांसफर। वो तो बेचने की मैंने यूं ही बात की। असल क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये मोटरसाइकिल का एग्रीमेंट किया, लीज एग्रीमेंट। अब जब हम बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो साथ लीज एग्रीमेंट भी हमारे पास आएगा। हमें क्या ये मोटरसाइकिल चाहिए? हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है भैया, स्किप कर गया आप, करोड़ों का नुकसान कर दिया आपने। मोटरसाइकिल फारग पड़ी रहेगी और हम उनकी लीज पेमेंट्स दे रहे होंगे। क्या करना चाहिए? अब इस लीज को टर्मिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। टर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम बताइए क्या करेंगे? मैं मान लूंगा ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट, समझिए मिन्नतें करेंगे उनकी। किनकी? ऐसा क्या सही रहा है? किनकी मिन्नतें करेंगे? जिनका सबसे पहले लीज एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसमें कोई क्लास ऐसी है कि नहीं, कैंसिलेबल लीज है कि नॉन कैंसिलेबल? नॉन कैंसिलेबल है तो पेनल्टी क्लास कोई होगी, वो क्या? ठीक है, उसको रीड करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे उस पर्सन के साथ जिसे लीज लिया। जी सब लीज भी कर सकते हैं, लेकिन सब लीज करने की अथॉरिटी दी गई है नहीं लीज एग्रीमेंट में। जो रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट होता है ना, उसमें समटाइम मना कर दिया जाता है कि आपको हम ये लीज पे दे रहे हैं एसेट, आपने आगे इसको सब लीज नहीं करना। तो ये सब लीज कर सकते हैं कि नहीं, ये भी अच्छी ऑप्शन है सब लीज करने की। अगर कैंसिल नहीं कर सकते सब लीज कर दें, लेकिन अगेन सब लीज कर सकते हैं कि नहीं, ये वैल्यूएट करने के लिए लीज एग्रीमेंट। अच्छा ये भी ऑप्शन हो सकती है, लीज वाली रख ले अपनी बेस। अब ये तो आपने वैल्यूएट करना है ना कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए मोर बेनिफिशियल है, उसको अडॉप्ट करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन इस लिहाज से अच्छा है कि इसमें उसने ड्यू डिलिजेंस का एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दी है और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी। वरना जो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा आपके ड्यू डिलिजेंस के ऊपर, उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ऑडिटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर 4 ईयर आर एज फॉलोज। सॉरी ये एक लाइन रह गई, पैराग्राफ रह गया। अपार्ट फ्रॉम 500 राइडर्स, FC employs 30 staff, out of which 10 are related to IT department, 10 belong to customer support, 5 belong to restaurant liaison, and the remaining 5 are responsible for the accounts, HR and administration of the business। आपको उसने ब्रेकअप बताया कि और भी स्टाफ है। क्या जब एक्विजिशन हो जाएगी सारे का सारा स्टाफ आप उसको रखेंगे? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लग रहा है कि ये IT डिपार्टमेंट का स्टाफ तो शायद रख लें, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट भी साथ एक्वायर, और वो वेबसाइट के लिए ही तो इसको एक्वायर कर रहे हैं। फिर कस्टमर सपोर्ट जो है, इनमें से भी कुछ स्टाफ को शायद रखा, सॉरी कस्टमर सपोर्ट नहीं, ये रेस्टोरेंट लाइजॉन के लिए भी कुछ स्टाफ को रखा जाएगा क्योंकि उनको रिटेन करना है। लेकिन ये अच्छा कस्टमर सपोर्ट के लिए मैं थोड़ा 50-50 हूं कि ये किस नेचर का काम कर रहे होंगे। मे भी इनमें से भी कुछ लोगों को हो सकता है कि टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन ये जो अकाउंट्स, HR और एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस है, इनको तो कंफर्म
फारिग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिटेड प्रॉफिट लॉस। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें आपको क्या कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी इस एनालिसिस में, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी आपके बाइंग डिसीजन के लिए। रेवेन्यू उसने बताया 14 से ऑनवर्ड, क्या आपको कोई चीज नजर आ रही है इसमें? क्या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इंडिकेट हो रही हो? क्या रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है? क्वेश्चन ये है कि ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है अब आपके लिए रेलिवेंट, क्या ये गुड थिंग है? क्वेश्चन ये है कैसे आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर में भी आप इतना ही यही लेवल ऑफ रेवेन्यू हासिल कर पाएंगे। ये तो उस सूरत में आपके लिए गुड थिंग है ना अगर ये सस्टेनेबल हो। कैसे एवेल्युएट करेंगे कि ये वन ऑफ, ये जो 50 या 55 मिलियन है ये कोई वन ऑफ किस्म का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट है, आइंदा सालों में भी रहेगा। ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने है, अनयूजुअल इंक्रीज है। रेशियो एनालिसिस से कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में ये लेवल में, देखिए सिंगल आपका सेल्स में सिंगल पर्पस आपको मैं दे रहा हूं, क्या फ्यूचर में 50-55 मिलियन के लगभग की सेल्स होती रहेगी या नहीं, मुझे ये बताए। आप मुझे तसल्ली करवाएंगे फिर ये मैं बिजनेस खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। फॉरकास्ट देखेंगे, उन्होंने कहा सर वो फॉरकास्ट में 60-70 लिखा होगा, उन्होंने फॉरकास्ट देख लिया, करेक्ट। आगे पास के ट्रेंड को फॉलो, पास में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। देखिए लाजमी नहीं पास जो ट्रेंड शो कर रहा है फ्यूचर में भी वही ट्रेंड हो, आपके पास एविडेंस होना चाहिए जो ये साबित करे कि फ्यूचर में भी वही ट्रेंड होगा। वो जिस चीज के ऊपर मैं ला रहा हूं ना जिससे आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर में भी यही ट्रेंड फॉलो होगा कि नहीं, आप उस चीज के ऊपर नहीं आ रहे। पास्ट में जो इवेंट्स या कंडीशन थे फ्यूचर में होंगे कि नहीं, और ये कैसे पता चलेगा कौन से इवेंट थे और फ्यूचर में होंगे कि नहीं? 15 और 16 में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आई है, ठीक है, वो देखेंगे क्यों आई है, वो कहेंगे सर वो ज्यादा सेल किया इस वजह से आई है। कैसे पता चलेगा वन ऑफ इवेंट है कि नहीं? आप मुझे एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, आप मैटर बता दिया आपने कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो सडन इंक्रीज हुआ इसकी रीजन देखेंगे, वैल्यूएट करना है फ्यूचर में रीअकर होगी कि नहीं। मैटर ठीक है, पता कैसे चलेगा मुझे उस डॉक्यूमेंट को बताइए, कि वो इंफॉर्मेशन बताइए जिससे कंफर्म होगा। रेवेन्यू को सर्च आउट करेंगे, और रेवेन्यू में क्या करेंगे भाई, ये जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है ये असल में क्या होगा, ये कस्टमर्स के ऑर्डर होंगे, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, ऐसा ही है। आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स एग्रीमेंट, कस्टमर के साथ कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अगर तो सेल्स बढ़ी है और नंबर ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब है ये सेल्स ठीक बढ़ी है, और उन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के देखना वो कितने अरसे के हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म है तो इसका मतलब है कंफर्म है आपकी ये ग्रोथ कंसिस्टेंट होगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं है तो फिर अनसर्टेनिटी है, हो सकता है 2-4-6 महीने के बाद खत्म हो जाए। अगर ये सारे जो कस्टमर्स हैं फर्ज कीजिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया है उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट कस्टमर बिल्कुल ठीक है। जैसे आई कि आपने कोरियर वालों के साथ जो एग्रीमेंट किया 16 साल से एग्रीमेंट चल रहा है, 3-4 साल पहले भी जो कोरियर वाले डिलीवरी करते थे रिजल्ट्स वगैरह अभी वही कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमें इसका फर्दर डिटेल ब्रेकअप चाहिए कि इसमें से फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। इनका नेचर ऑफ एक्सपेंस का एनालिसिस करें ताकि इसकी बेस पे वैल्यूएट कर सके कि इन फ्यूचर एक्सपेंसेस किस तरीके से ग्रो करेंगे। इस कॉस्ट का फर्दर एनालिसिस करना चाहिए या नहीं, इसके नेचर के बारे में पता चलेगा। लीज रेंटल्स, क्या शो हो रहा है ऐसे लीज रेंटल से, जो कि जस्टिफाइड लग रहा है क्योंकि रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर है उसके लिए ज्यादा कस्टमर को सर्व करने के लिए ज्यादा मोटरसाइकिल्स वगैरह लीज पे ली होंगी। फाइनेंस कॉस्ट, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? फाइनेंस कॉस्ट तो बोरिंग पे डिपेंड करती है। बोरिंग उसने बताया कहीं क्या होगी, बोरिंग के बारे में नहीं बताया। तो क्वेश्चन ये है, हमने जो इशू कंसीडर करना है, ये फाइनेंस कॉस्ट किस वजह से इंक्रीज हुई है। क्या बोरिंग इंक्रीज की गई है इस वजह से, या कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर लोन लिया गया है इस वजह से इंक्रीज हो रही है। अगर आप नोट करें उसने बोरिंग के बारे में ऊपर बताया एक ही दफा कि क्या किया हुआ है, फाउंडर्स ऑफ एफसी हैड बोरोड फंड्स फ्रॉम 2 इंडिविजुअल इन्वेस्टर व्हिच आर टू बी रीपेड इन 10 इयर्स। तो 2 ही इन्वेस्टर से लोन लिया हुआ है जो 10 साल के बाद पेबल होगा, यानी ये लोन फिक्स्ड है, फिक्स्ड टर्म लोन है। फिक्स्ड टर्म लोन में इंटरेस्ट की में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन अमूमी तौर पे नहीं आती, यहां पे आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये हो सकता है कि ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो पर लीज के चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो पे भी हो सकता है लोन लिया हो। क्लियर? अच्छा, अब आपने जो इन्फॉर्मेशन एवेल्युएट की है इसको कंफर्म करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब ये बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप मुझे लिख के बताइए कि आप कौन कौन से मैटर को कंसीडर करेंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जी बताइए। इस बिजनेस को बाय करना है आपने, किस किस इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पसंद करेंगे आप जिससे आपको इस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चले। एक तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो एक्सट्रैक्ट्स है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। वो क्यों चाहिए, उसमें क्या देखेंगे आप?
एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू, रेवेन्यू और कॉस्ट का ब्रेकअप। करेक्ट, एक चीज ये हो गई। और कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या देखेंगे आप? कस्टमर्स को कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, जिससे पता चलेगा जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स होंगे वो पता चले हमारी कंसिस्टेंट ग्रोथ का बायस बन रहा है। और टर्म्स एंड कंडीशन, कस्टमर को वारंटी गारंटी दी गई है। अगर वारंटी गारंटी को दी गई है तो हमने एक्विजिशन में जो उसकी प्रोविजन बनती होगी उसको भी रिकॉर्ड करना होगा कि ये हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी हो सकती है। और कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको चाहिए? पार्टनरशिप डीड में क्या देखना है आपने, वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? पार्टनर्स के आपस में टर्म्स क्या एग्री हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इससे क्या पता चलेगा? हमने फ्यूचर में प्रॉफिट थोड़ी देना। आप कहते हैं सारा काम मिनटों से ही हो जाएगा। लेंडर की भी मिलते हैं, जिससे लीज पे मोटरसाइकिल लिए उसकी भी मिलते हैं, पार्टनर्स की भी मिलते हैं जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने ये वैल्यूएट करना है कि इनकी आपस की सेटलमेंट किस तरीके से होगी, क्योंकि अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि जब कोई कंपनी या कंसर्न एक्वायर की जाती है तो उसकी पेमेंट किसी एक पार्टनर को नहीं दी जाती, बल्कि जितना जिसका शेयर बन रहा हो उसको अलग अलग दी जाती है। ठीक है, तो उसकी सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टडी करना पड़ेगा। और लोन एग्रीमेंट, क्या वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो आप स्टडी करेंगे? लोन एग्रीमेंट किस लिए? लोन लिया हुआ तो क्या बैंक लोन एग्रीमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन है कंपनी का उसके एसेट्स को डिस्पोज करने पे? ये स्टडी करने के लिए डेट कवरेज कंडीशंस क्या इंपोज की गई है। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम इस बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो उसके साथ जो लायबिलिटीज है सारी वो भी हमारे पास आ रही होंगी, हमने उनको कंप्लाई करना होगा इन फ्यूचर, उसको रीड करना है। लीज एग्रीमेंट्स, हाँ, जो फाइनेंस कास्ट पे कर रहे हैं उसकी बेसिस क्या है, बिल्कुल ये देख सकते हैं। खासतौर पे जब हमें लग रहा है कि रिसेंट ईयर में फाइनेंस कास्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई है तो इसकी बेसिस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि इस तरह की जो अरेंजमेंट्स है वो मार्केट टर्म से बहुत ज्यादा ऊपर रेट पे जा रही होती है। अगर मार्केट रेट से ज्यादा पे जा रही हैं तो हो सकता है ये जो एक्वायरिंग कंपनी है ये डिसाइड करके हमने लोन को रीपे कर देना है। अगेन ये सारी चीजें क्लियर कैसे होंगी? लोन एग्रीमेंट पढ़ के। नेक्स्ट, लीज एग्रीमेंट भी तो एक अहम डॉक्यूमेंट है जो आपको रीड करनी चाहिए। लीज एग्रीमेंट किस लिए रीड करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो मोटरसाइकिल्स हैं वो सरप्लस में होंगी, सरप्लस में होंगी, तो हम देख सके कि क्या हम उसको लीज को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो क्या पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगी। उसको प्रोविजन के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारी लायबिलिटी है, वो एक्चुअल प्राइस जो हमने पे करनी है उसे कैलकुलेट करने में उस लायबिलिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। कल को हमें पे करना पड़ेगी। और बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस एक्विजिशन के वाले से? 2-3 इंफॉर्मेशन अभी भी ऐसी हैं जो आप स्किप कर रहे हैं। 14 और 15 के दरमियान में लीज रेंटल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में इतना इंक्रीज नहीं है। इससे हमें ये लग रहा है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है ये लीज से रिलेट नहीं कर रही। मुझे से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है फाइनेंस कॉस्ट शायद बोरिंग से ही रिलेट कर रही है। लीज से रिलेट कर रही होती तो 2015 में इंक्रीज हो रही होती जी। और बताइए डॉक्यूमेंट बताइए और क्या देखेंगे? 2 बहुत अहम चीजें आप भूल रहे हैं। टैक्स इशू, लिटिगेशन इशू, ये जनरल पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन जनरल क्वेश्चन में उसने कहीं पे जिक्र नहीं किया। लेकिन अमूमी तौर पे जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं ये इन चीजों को कंसीडर करते हैं। 2 पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक, टैक्स इश्यूज, लिटिगेशन वगैरह। इसके बारे में आप इन पार्टनर से रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि बताइए टैक्स स्टेटस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई लिटिगेशन वगैरह तो नहीं है। और अभी भी चीज पेंडिंग है, 2 इश्यूज हैं, जब तक वो आप नहीं बताएंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। की एम्प्लॉयज में क्या आईटी लैब से रिलेटेड है क्या कि उनके साथ देखिए एम्प्लॉयज आपके पास 2 तरह के होंगे। एक वो एम्प्लॉयज जो इस न्यू बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, अहम है, उनका हमारे साथ चलना जरूरी है। और दूसरे वो जो रिडंडेंट होंगे यानी जो रूटीन नेचर के टास्क कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो क्या इंश्योर करना है आपने जब इनके साथ एग्रीमेंट स्टडी कर पढ़ने हैं आपने, जो एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट पढ़ने हैं तो उसमें क्या देखेंगे कि उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या एग्री किया है। ठीक है, क्या जो की मैनेजमेंट में लोग इन्वॉल्व हैं वो हमारे साथ न्यू बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे हमारे साथ। और जिन एम्प्लॉयज को हमने टर्मिनेट करना है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में क्या एग्री हुआ है, इनको क्या टर्मिनेशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इसीलिए एम्प्लॉयज के साथ जो एग्रीमेंट हुआ एम्प्लॉयमेंट लेटर उनको भी इंस्पेक्ट करना। क्या ये जो पार्टनर्स हैं इनके साथ कोई डील करनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए न्यू बिजनेस के हवाले से? गुड, असल माइंडसेट किधर है? वो जो 4 लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, असल ब्रेन तो वो है। तो क्या वो हमें या तो हमारे साथ न्यू बिजनेस में वो कुछ ऐसा कंटिन्यू करें या कमिट करें कि वो हमारे स्टाफ को सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? कोई और फैक्टर ऐसा जो फाइनेंशियल हो या ऑपरेशनल हो या लीगल हो जो आप समझते हो कि रेलेवेंट है और डिस्कस नहीं हुआ? हाँ, इनके अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट वेबसाइट इन्होंने एस्टैब्लिश की है उसकी कास्ट क्या कैपिटलाइज की है? शाबाश। जो सॉफ्टवेयर है ये अच्छी बात, बल्कि अब टेक्निकल साइड पे आ गई, ये तो मेरे ज़हन में आई नहीं थी बात। टेक्निकली आप देखेंगे कि जो वेबसाइट है और जो हमारी करंटली वेबसाइट है ये आपस में इंटीग्रेट हो सकती है कि नहीं? क्या एक ही ऐप के ऊपर दोनों ऑप्शन दी जा सकती हैं या कि दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन होगी, अलग अलग वेबसाइट होगी? कंपनीज की प्रेफरेंस क्या होती है
एक ही वेबसाइट के ऊपर, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। और उस वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है, ये ऑपरेट जाहिर अभी हमने डिस्कस किया, वो पार्टनर्स ही करते हैं जी। कुछ समझ आइए, ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट का क्वेश्चन किस नेचर का होता है जी? जी बिल्कुल। देखिए हम नहीं, आपने ये कमेंट नहीं करना कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से किस डिपार्टमेंट को रिटेन करना है और किस डिपार्टमेंट को हमने फायर करना है। आप ये डिसीजन नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना डिसीजन करें कि इन सारे डिपार्टमेंट में से कुछ एम्प्लॉइज को रिटेन करना होगा ताकि वो न्यू बिजनेस जो है उसको प्रॉपर्ली रन कर सके, और कुछ को हमें रिटायर करना होगा, और जिनको रिटायर करना है उनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की रिगार्डिंग होगी। ठीक है, नहीं वो मैनेज तो कर रहे हैं 5 लोग जो पार्टनर, 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर 5 थे, 4 पार्टनर जो बिजनेस है वो मैनेज कर रहे हैं, अभी तक 4 साल से मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें लोअर स्टाफ का रिस्क नहीं है। इनका क्वेश्चन ये है कि वैल्यूएट करेंगे मजीद स्टाफ को हायर करने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। हाँ वो तो जाहिर है, अगर ये करंट स्टाफ में से कोई हमारे साथ अगर नहीं चलते तो उस सूरत में न्यू स्टाफ को हायर करने की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें उस सूरत में हमारे लिए इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी या जो इसमें हमारा इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि समरी बताइए, ये ड्यू डिलीजेंस का क्वेश्चन मेरे भाई किस तरीके से आता है और उसमें हमने कैसे इसको सॉल्व करना होता है, बताइए। किसी एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी जिसको हमने एक्वायर करना होगा, और रिक्वायरमेंट में क्या बोलेगा, उसने बोला होगा कि ड्यू डिलीजेंस रिव्यू करना है, तो क्या करें आप मुझे वो इंफॉर्मेशन बताइए जो आपको चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट, वो मैटर्स जो आप कंसीडर करेंगे, और उन मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको किस डॉक्यूमेंट से मिलेगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है और क्या प्रीवियस नॉलेज की बेस पे ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और उस नॉलेज से सॉल्व होगा या नहीं। ये है जी क्वेश्चन हमारा, अटेम्प्ट कौन सी है जी, विंटर 2020। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अब मुझे बताना है रिक्वायरमेंट में किस फ्रेज से पता चला कि ये ड्यू डिलीजेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ द अबव मैटर्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर ड्यू डिलीजेंस रिव्यू एंड आल्सो रिकमेंड द एडिशनल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन दिस रिस्पेक्ट। कैसे पता चला ड्यू डिलीजेंस का क्वेश्चन है, क्लियरली वर्ड उसने यूज कर लिया, कह रहा है हाउ द अबव मैटर्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो ऊपर उसने मैटर बताए हैं, एंड आल्सो रिकमेंड एडिशनल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन जहन में रखिएगा इसमें एडिशनल प्रोसीजर से मुराद ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर नहीं है। ऑडिटर बनके इस केस स्टडी को नहीं पढ़ना वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिजनेसमैन बनके, और वो भी बिजनेसमैन जिसने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है इस कंपनी की। एक एक चीज को कंसीडर करना है। कह रहा है यू आर एम्प्लॉयड एज एन ऑडिट मैनेजर इन बशीर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब है कि सीए फर्म्स भी ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करती हैं, बिल्कुल करते हैं। One of your clients, Davidson's Pharma Limited (DPL), is considering to acquire 60% shareholding in Sehat Healthcare Private Limited (SHPL) and has requested your firm to carry out a due diligence. वो 60% शेयर्स बाय करना चाहते हैं, और बाय करने से पहले उन्होंने कहा है जरा आप चेक तो कर लें कि क्या ये किस प्राइस के हमें ये एक्वायर करना चाहिए। जिस गाड़ी खरीदने से पहले हम किसी मैकेनिक को कहते हैं चेक करो ये गाड़ी ठीक है, बाय करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो रिजनेबल प्राइस क्या होगी। यही काम है हमारा। फर्क सिर्फ यह है कि हमने इस पूरे बिजनेस को स्कैन करना। यहां तक वो आपको सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहा है केस की, कोई ऐसी अभी तक उसने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की जिसको हम अपने प्रोसीजर में यूज करें। ड्यूरिंग द फील्ड वर्क ऑफ ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज योर टीम हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स टू योर अटेंशन। ये 2 मैटर्स आपके सामने आए हैं। पहला मैटर, ए मेजर कस्टमर विच अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ HLPL's एनुअल सेल। SHPL को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, उसका एक मेजर कस्टमर है, हैज रिफ्यूज टू प्लेस फर्दर सेल्स ऑर्डर। उसने कहा जी फर्दर सेल्स ऑर्डर कोई नहीं, खत्म। On inquiry, it was revealed that competitor has offered significant discount of 12% to increase its market share. कंपेटिटर ने उसको डिस्काउंट दिया है, वो हमें छोड़ के कंपेटिटर की तरफ चला गया। फिर से रिक्वायरमेंट पहले रिक्वायरमेंट में क्या करना था, मैटर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिकमेंड एडिशनल प्रोसीजर टू परफॉर्म इन दिस रिस्पेक्ट। ये इंफॉर्मेशन क्या ड्यू डिलीजेंस में आपके लिए रेलिवेंट है, आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। अब आपने इसकी एक्सटेंट वैल्यूएट करनी है, ठीक है। एक तो इस कस्टमर के बारे में वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, क्या कि अब ये कस्टमर अगर 10% सेल्स निकल जाती है तो इसका कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली इससे जो फेवरेबलनेस है इस टारगेट कंपनी की वो रिड्यूस हो गई है। इस फैक्टर की वजह से जो हम प्राइस ऑफर करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगी, नेगेटिव फैक्टर है। क्या हमें इस कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए? कैसे? अब क्या पढ़ेंगे, क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वैल्यूएशन इसका इंपैक्ट वैल्यूएट करने के लिए? कस्टमर एग्रीमेंट देखेंगे, इस कस्टमर के साथ क्या एग्रीमेंट किया है, टर्म्स एंड कंडीशन किस प्राइस के ऊपर सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, और क्या रिवाइज हमने नहीं किया, रिवाइज कंपेटिटर ने किया। नहीं, तो हमें उसको अपने पास मेंटेन करने हाँ, हमें रिटेन करने के लिए क्या हम उसको फर्दर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कंपेटिटर से ज्यादा, ताकि वो ना जाए, ठीक है, रिटेन करने। एक चीज ये। दूसरी चीज और बताइए, ये तो एक छोटा इंपैक्ट आप देख रहे हैं,
मसला सिर्फ ये नहीं है कि एक कस्टमर गया है, मसला ये है कि कंपेटिटर्स जो है उसने सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर करना शुरू किए हैं टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। कंपेटिटर ने, तो बताइए क्या कंपेटिटर दूसरे कस्टमर्स को भी ऑफर नहीं कर रहा होगा? हमें दूसरे कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ने चाहिए, ठीक है, और इवैल्यूएट करना चाहिए कि कितने कस्टमर मजीद ऐसे हैं जो कि हमें छोड़ के जा सकते हैं, हमें भी काउंटर एक्शन कोई लेने होंगे। Next, DPL has central distribution model where single distributor has non-exclusive rights countrywide with commission rate of 5%. DPL जो है, यानी ये जो कंपनी एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी नहीं, एक्वायरिंग कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्या है कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा। विच हैज नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स कौन से होते हैं? एक होता है एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब क्या है? हमने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट सिर्फ आपको दिए, अब पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे और कोई नहीं करेगा। नॉन एक्सक्लूसिव क्या है कि हमने आपको भी राइट्स दिए है, अगर हमें कोई और अच्छा पर्सन नजर आया, पार्टी नजर आई, हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स दे देंगे, लेकिन फिलहाल राइट्स नॉन एक्सक्लूसिव है, लेकिन फिलहाल सिर्फ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को दिए। यानी अगर चाहे तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को भी राइट्स दे सकते हैं। All sales made to the distributor on 30 days credit. सेल्स मेड जितनी भी इस डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की जाती हैं 30 डेज क्रेडिट में, यानी डीपीएल सेल करती है डिस्ट्रीब्यूटर को और वो 30 दिन के बाद पेमेंट करता है। ऑन द अदर हैंड एसएचपीएल जो टारगेट कंपनी है हैज ए रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वेयर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इन्वॉल्वड कंट्री वाइड विद कमीशन रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 2% to 4%. अंडर दिस मॉडल ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश। अब दो मॉडल, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने क्या किया था, दोनों कंपनी में किस चीज को डिफरेंस रखा था उसने? डिफरेंस किस चीज का रखा था? वेबसाइट्स का। ऑलरेडी जो उसका जो सिस्टम था ऑनलाइन सिस्टम वो डिफरेंट था, और जो फूड बिजनेस है उसकी अलग वेबसाइट थी। उसमें हमारे लिए एक बड़ा इशू क्या था जिसके ऊपर हमने वर्क किया? इंटीग्रेशन, कि क्या जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है कंपनी की वो न्यू बिजनेस की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो सकती है कि नहीं। यहां पे अब उसने मॉडल का डिफरेंस बता दिया। टारगेट कंपनी किसी और मॉडल पे काम कर रही है, एक्वायरिंग कंपनी किसी और मॉडल पे काम कर रही है। यहां पे अब डिसीजन क्या करना है आपने, मैटर क्या कंसीडर करना है, क्या कौन सा मॉडल बेहतर है? क्या दोनों कंपनीज एक्विजिशन के बाद डिफरेंट मॉडल्स पे ऑपरेट करेंगी या सिमिलर मॉडल पे, और सिमिलर मॉडल होगा तो वो कौन सा होगा? इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए बताइए आपको कौन सा मॉडल लग रहा है कि वो ऑपरेट होगा आगे कंटिन्यू, कौन सा मॉडल बेहतर है? एसएचपीएल का मॉडल बेहतर है। एक तो कमीशन का रेट कम है और दूसरा सेल्स भी कैश पे है, क्रेडिट पे नहीं है। ठीक है, तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हम अगर इस एसएचपीएल को एक्वायर करते हैं तो उसके बाद क्या हम खुद भी रीजनल मॉडल पे शिफ्ट हो सकते हैं, उस मॉडल को हमें एक्वायर करना, और उसका हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा? जाहिर है डेफिनेटली हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। उससे हमारा कैश फ्लो पोजीशन भी इंप्रूव होगी और हमारे एक्सपेंसेस भी कम होंगे क्योंकि कमीशन की परसेंटेज कम है। जी कुछ क्लियर हुआ? तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो किया है वो वैल्यूएट करेंगे, क्या उस एग्रीमेंट को हम चेंज कर सकते हैं? ठीक है, फर्दर हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको ऐड कर सकते हैं अपनी करंट पॉलिसी में, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में। जी कुछ क्लियर हुआ ये? इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ड्यू डिलीजेंस, दोनों में उसने हमें टारगेट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। प्रीवियस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, हमने ज्यादा मैटर्स को डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में मैटर सिर्फ दो हैं। कौन कौन से दो मॉडल मैटर्स हैं? नंबर 1 उसने जो कस्टमर कंपेटिटर कंपनी ने वो हमसे छीना है, और नंबर 2 जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का डिफरेंस है, और आपने इन दो को फर्दर डिस्कस करना। इसमें बताइए इसमें क्या मजीद पॉइंट कोई ऐड कर सकते हैं? मेजर कस्टमर जो है ये छोड़ के चला गया, इसमें कौन कौन से मैटर्स, 4-5 मैटर्स हो मुझे गिनवाइए, कौन कौन से मैटर्स हमें कंसीडर करने चाहिए एक्वायर करने से पहले? एक ऐसा बिजनेस आप एक्वायर करने जा रहे हैं जिसके मेजर कस्टमर को कंपेटिटर कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, आपके लिए रेलिवेंट चीजें क्या होंगी? नंबर 1 कस्टमर एग्रीमेंट, कितने कस्टमर रिटेन कर सकते हैं? नंबर मैनेजमेंट प्लान, मार्केटिंग पॉलिसीज, क्या एग्रेसिव मार्केटिंग पॉलिसीज ये कंपनी फॉलो करेगी जो हमारी टारगेट कंपनी है जिसको एक्वायर करने जा रहे हैं? ठीक है, क्या फर्दर डिस्काउंट, क्या इतना प्रॉफिट मार्जिन है कि हम फर्दर डिस्काउंट मजीद कंपेटिटर से भी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करें? क्या कंपेटिटर हमारे मजीद कस्टमर को अप्रोच कर रहा है इस कंपनी के? इवैल्यूएशन करेंगे ना, अगर पता चले 40% से ज्यादा कस्टमर जो है ये कंपेटिटर ले गया तो फिर हमने ऐसी कंपनी का क्या करना है जिसमें कस्टमर ही नहीं आते? हम तो फिर ऐसी कंपनी को एक्वायर नहीं करेंगे। क्लियर? प्रोडक्ट क्या की ब्रांड वैल्यू क्या है? अगर ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होगी कस्टमर छोड़ के नहीं जाएंगे। इंसेंटिव क्या ऑफर कर सकते हैं, जैसे क्या कोई वारंटी वगैरह के प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कस्टमर को रिटेन किया जा सके, आफ्टर सेल सर्विसेज। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जो एग्रीमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो स्टडी करेंगे, क्या उस एग्रीमेंट में को हम अगर एक्वायर करते हैं तो न्यू कंपनी के मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं, मजीद उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड किया जा सकता है, कमीशन रेट चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जब हम किसी देखें हमने एक पर्सन के साथ जब एग्रीमेंट किया है कि हमारी सारी सेल तुम करोगे, और उसके बाद 2-3-4 महीने के बाद हमने न्यू कंपनी को एक्वायर किया, तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो ये कहेगा कि सर अब जो न्यू कंपनी का जितना भी जो चीजें हैं वो भी मैं ही मार्केट करूंगा, वो भी मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है। तो क्या एग्रीमेंट में ये चीज तय हुई थी कि फर्दर अगर कोई नई कंपनी एक्वायर करते हैं हम तो वो भी सारी डिस्ट्रीब्यूशन यही एक पर्सन करेगा?
ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने इवैल्यूएट करने हैं और फिर उसके बाद हमने बाइंग का डिसीजन करना है। यानी ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाइंग के डिसीजन में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको आइडेंटिफाई करके एनालाइज करें। सिर्फ एक स्किल आपसे रिक्वायर्ड है। ड्यू डिलिजेंस के क्वेश्चन में क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपसे कि बाइंग डिसीजन, बिजनेस बाइंग से पहले उस बिजनेस का एनालिसिस करके जो भी रेलिवेंट फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए आप उन रेलिवेंट फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर लें और वो कंसीडर करें। क्लियर जी? ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट को समझ आई? ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर दो मजीद क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो अब आप खुद प्रैक्टिस करें तो बेहतर है। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एडिशनल प्रोसीजर से मुराद वही इंक्वायरी, जैसे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इन इवेंट्स के जो मैटर्स हैं इनके बारे में मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी कर सकते हैं आप। प्रोसीजर से मुराद यही कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कंसीडर करनी है वो कौन सी होगी। जी कोई क्वेश्चन? अच्छा, सबसे अहम रूल जो कुछ हमने पढ़ा वो एक तरफ, सब ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन आएगा अकाउंटेंट या ऑडिटर बन के आपने सॉल्व नहीं करना, बिजनेसमैन बन के सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को फोकस नहीं करना, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी कंसीडर करना है और सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर को भी कंसीडर करना है कि फ्यूचर में जैसे जो भी इश्यूज हैं फ्यूचर में इनका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सोचने का। अच्छा, अब एक और चीज में रखें, अब जो हम फ्यूचर में हमारे टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है, उसमें हर एंगेजमेंट की नेचर डिफरेंट है। ऑडिट एंगेजमेंट में मल्टीपल स्टैंडर्ड, मल्टीपल टॉपिक थे, उन सब में आप ऑडिटर बन के ही सोचते थे। रिव्यू में भी तकरीबन कमोबेश उसी तरह का स्टाइल है, ठीक है, वेरिफिकेशन स्टाइल है। लेकिन अब जो अदर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, जैसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम इंटरनल ऑडिटर बन के सोचते हैं एक तरह से, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हम कंपनी के एम्प्लॉय या अकाउंटेंट बन के सोचते हैं। तो अब जो आगे डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट आ रही हैं, इनमें आपका पर्सपेक्टिव एंगेजमेंट के लिहाज से चेंज होगा, ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह की एंगेजमेंट होगी आपको उस तरह का प्रोफेशनल बन के उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एग्री अपॉन प्रोसीजर में आपकी सोच कुछ और होगी, प्रोसीजर कुछ और होंगे, कंपाइलेशन में कुछ और है, फिर उसके बाद आगे जो अदर एंगेजमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट वे होगा। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है। क्लियर? इसमें अगर आपने नेचर ऑफ एंगेजमेंट को समझ लिया तो फिर आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। और एग्जाम में भी मैंने आपको बताया था, एग्जामिनर कमेंट्स में वो ये बताता होता है कि एंगेजमेंट अदर टाइप्स की होती है, लेकिन स्टूडेंट उसमें ऑडिट प्रोसीजर बता रहे होते हैं हमें। तो अगर ऑडिट एंगेजमेंट है या रिव्यू एंगेजमेंट है उसमें तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जिक्र करेंगे, बताएंगे, लेकिन अगर अदर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है तो फिर आपने तो क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम चीज क्या होगी, इवैल्यूएट करना है टाइप ऑफ एंगेजमेंट कौन सी है। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।